बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 मार्च बरोज़ बुध हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो यूसुफ रज़ा गिलानी को रिलीफ़ दिया है, और वो जो रिलीफ़ है मुझे उसमें ज़्यादा कंसर्न इसलिए नहीं है कि इलेक्शन कमीशन से यही तवक्को थी, और इलेक्शन कमीशन जो है जिस तरीके से उनका बिहेवियर था वो सारी चीज़ें हम देख रहे थे। लेकिन असल चीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन इतनी आसानी से उस केस को ख़त्म भी नहीं कर सकते थे, और इलेक्शन कमीशन के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो सारे जो इसमें मुलव्वस लोग हैं उनको नोटिस जारी करें। और जब भी कोई मामला काबिल समात गर्दाना जाए तो उसका मतलब ये होता है कि बड़े सॉलिड सबूत मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर यह सारी कार्रवाई हो रही है। तो आज का जो फ़ैसला है इसकी मैं दो आपके साथ अहम जो लीगल पॉइंट्स हैं वो शेयर करूँगा, जिससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि चाहे इलेक्शन कमीशन ने मरीम नवाज़ी की पूरी कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी परेशानी और बड़ा मसला बना दिया है पीडीएम और यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म की तरफ से भी जो रिस्पॉन्स है वो सामने आया है इस सारे मामले पर, और वज़ीर आज़म काफ़ी नाराज़ भी हैं। और वो क्योंकि जब से सेनेट इलेक्शन हुआ है तो वो इलेक्शन कमीशन के किरदार पर मुसलसल सवालात उठा रहे हैं, और आज के जो इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है या जो आज का फ़ैसला है उसके बाद वज़ीर आज़म का जो बयानिया सामने आया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो लोगों ने जो एक जो वीडियो स्कैंडल में और एक जो चैट है, जो व्हाट्सएप चैट है, उसमें आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश होकर जो बयान हल्फी बतौर गवाह पेश हुए हैं, बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो उन्होंने वहाँ पर बताई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला देना, मैं समझता हूँ कि बस सिर्फ़ एक चीज़ की कमी है जो ख्वाजा आसिफ कहा करते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो मामला है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डस्का इलेक्शन के हवाले से जो बड़ी अहम समाअत हुई थी, और मैंने उसके ऊपर आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो आज एटीट्यूड था और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन वो रिमार्क्स सुनकर ही इलेक्शन कमीशन जो है वो ठुस हो गया है, और इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फ़ैसला किया है डस्का इलेक्शन के हवाले से। वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और मैं समझता हूँ ये असजद मलिक की बड़ी कामयाबी है जो आज इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया है। पहले हम बात कर लेते हैं आज इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के हवाले से। इलेक्शन कमीशन में जो दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी वो दरख्वास्त ये थी, वो दरख्वास्त बेसिकली 11 मार्च के लिए ही उसको समाअत के लिए रखा गया था, लेकिन अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दी जाती है। अर्ली हेयरिंग पर वो दरख्वास्त कल 9 मार्च को सुनी जाती है, और उसमें टेक्निकल ग्राउंड पर एक दिन निकाला जाता है और कहा जाता है कि आप इस सारे मामले पर जो आप बाकी लोगों को भी रिस्पोंडेंट बनाएं और उनको भी ताकि नोटिस जारी किए जा सकें, और जो जो लोग इसमें वीडियो बनाने वाले थे या जो स्टिंग ऑपरेशन करने वाले थे उनके बयान हल्फी साथ लगाए जाएँ, जो अली हैदर गिलानी वाली वीडियो थी। इसमें आपने एक चीज़ देखी शुरू से ही, और वो ये थी कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर वो बिल्कुल इस मामले से आउट हो गए थे। हालांकि डस्का इलेक्शन के हवाले से वो जितना नून लीग को नवाज चुके थे, उसके बाद यही लग रहा था कि वो इस मामले पर भी आगे आएंगे और इस मामले पर भी पीडीएम को नवाजेंगे, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली नहीं नवाजा, इनडायरेक्टली उन्होंने नवाजा है, और वो पीछे बैठकर सारे मामले को देख रहे थे। वो क्योंकि डरे हुए हैं, जो डिस्क्वालिफिकेशन और सदारती रेफरेंस उनके ख़िलाफ़ जो बातें और जो डिस्कशन और जो प्लानिंग चल रही है हुकूमत की, उसकी वजह से वो खौफज़दा था और वो साइड पर हो गए। जो मेहदी शाह, जो सईद मेहदी है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा है वज़ीर आज़म साहब का, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का, तो क्योंकि ये उनका दामाद है, और फिर ये सिर्फ दामाद नहीं है, इनकी जो वाइफ है रुबाब बानो, वो इस वक्त भी डीजी हैं कस्टम में। जो आप अगर आपको मौका मिले और आप महानूर की शादी की तस्वीर देखें, जो मरीम नवाज़ की बेटी है, जब मोदी आया था तो उस वक्त आपको एक लाइन में जो लोग नज़र आते हैं मोदी की खुशामद के लिए या खिदमत के लिए, उसमें जहाँ पे आपको मुश्ताक सुखेरा नज़र आता है वहीं पे आपको ये सिकंदर सुल्तान राजा भी खड़ा नज़र आता है। और ये सेक्रेटरी रेलवे था, रिटायर होता है, रिटायरमेंट के बाद 2 लाख तनख्वाह बढ़ा के इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया जाता है। अब आप एक बात बताएं, एक ब्यूरोक्रेट को क्या पता कानून क्या होता है। और जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस गुलजार ने पूछा था कि आपने फ़लाँ जजमेंट पढ़ी है जिसमें इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया है कि वो सारे के सारे मामलात को देखे,
तो उन्होंने कहा था मैंने नहीं पढ़ी। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था फिर मैं आपसे क्या बात करूं जब आपने अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से जो फैसले हैं वही नहीं पढ़े। अब एक ब्यूरोक्रेट जो सेक्रेटरी रिटायर है वो वहाँ से पेंशन भी ले रहा है, 2 लाख तनख्वाह बढ़ा के उसको नवाजा भी गया है। फिर उसकी जो बीवी है रुबाब बानो वो आज तक डीजी है कस्टम में। और फिर उनका जो ये उनके फैमिली रिलेशन हैं नवाज शरीफ एंड कंपनी के साथ, तो ये सारी दुनिया जानती है, ये रिकॉर्ड पर हैं सारी चीज़ें। अब वो कैसे इनको ना नवाजता और उनसे गिला क्यों किया जाए, जिन्होंने उनको लगाया, जिन्होंने उनको उनकी तनख्वाहें बढ़ाई, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद उनको लेकर आए। अब हम उम्मीद करते हैं एक ब्यूरोक्रेट जिसको कॉन्स्टिट्यूशन की अलिफ बे का नहीं पता, जिसको कानून की अलिफ बे का नहीं पता, वो हमारे मुल्क में आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएगा, कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाएगा। वो आर्टिकल 218(3) के तहत करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकेगा, वो जो सेक्शन 9 है इलेक्शन एक्ट का उसके तहत सजाएं देगा और डिस्क्वालीफाई करेगा और नोटिफिकेशन रोकेगा। हम क्या उम्मीदें लगा कर बैठ गए हैं। वो 167, 168, 170, 174 इलेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ करेगा जो करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस हैं। हम किस दुनिया में रहते हैं और हम किन लोगों से ये उम्मीदें लगा कर बैठे हैं। और खुदा के लिए अब भी वक्त है। जो सदारती रेफरेंस का जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने वज़ीर आज़म साहब को कहा है और जिस पर उन्होंने अपनी तरफ से तैयारी भी की है और वजारत कानून भी इसमें शामिल है, खुदा के लिए इन लोगों के ख़िलाफ़ जल्द अज जल्द लाया जाए। जो सदारती रेफरेंस है ये लोग दीमक की तरह खा जाएंगे इस पूरे माशरे को और ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। खैर, अब वहाँ पर दरख्वास्त जो थी वो दरख्वास्त थी 2 तरह की। एक तो उसमें यह कहा गया था कि इनका नोटिफिकेशन रोका जाए और दूसरा था कि इनकी डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से इस जो वीडियो है सारे मामले को देखा जाए, जो अली हैदर गिलानी की वीडियो थी उस पर तो जो उनकी दरख्वास्त ये थी इंटरम जो रिलीफ था वो नहीं मिला कि नोटिफिकेशन नहीं रोक सकते। वो वैसे जैसे हमने देखा फैसल वावडा का के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त थी नून लीग की तो कि इनका नोटिफिकेशन रोका जाए, उनका भी नोटिफिकेशन नहीं रोका और यूसुफ रज़ा गिलानी का भी नोटिफिकेशन नहीं रोका, लेकिन उनको 22 मार्च के लिए सबको तलब कर लिया है। अब इस मामले पर जो अब होना ये चाहिए था कि ये डेली बेसिस पर, ये इतना अहम मामला था कि डेली बेसिस पर ये सारे का सारा मामला सुनना चाहिए था। अब जब नोटिफिकेशन जारी हो गया उसके बाद ये मामला फिर चला जाएगा इलेक्शन ट्राइब्यूनल में और हफीज़ शेख इसमें दरख्वास्त दे सकते हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन से मेरी ये गुजारिश होगी कि इनके खिलाफ अंदराज मुकदमा की जाकर इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दें। मरीम नवाज़ वो आपने जो दी हैं वो जो इंक्वायरी की हैं, लेकिन इनके खिलाफ अंदराज मुकदमा की दें। 171J दफ़ा लगेगा पाकिस्तान पिनल कोड का और 174 सेक्शन लगेगा इलेक्शन एक्ट का, इनके खिलाफ दरख्वास्त दें। मरीम नवाज़, नासिर शाह, अब्बास आफरीदी और जो अली हैदर गिलानी है और इन सारे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, यूसुफ रज़ा गिलानी एंड कंपनी, ताकि ये लोग इनका जो असल चेहरा है वो सामने आए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनको डेली बेसिस पर केस को लेकर चलना चाहिए था, ये नहीं लेकर चले और 22 मार्च की तारीख इसमें कर दी है। अब कल का दिन है और अगर कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेम डे में ये दरख्वास्त फिक्स करवा ले जो स्टे एप्लीकेशन है सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर तो बड़ी कामयाबी की उम्मीद है। क्योंकि दिन एक है और सुप्रीम कोर्ट में सेम डे में बड़ा मुश्किल होता है केस फिक्स होना, तो ये मामला फिर आगे भी जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये किसी न किसी किनारे ज़रूर जाएगा। और जो इमरान खान का और वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ी मायूसी का और इज़हार नाराज़गी जो है उसका वो उन्होंने कहा है कि ये क्या हो रहा है, ये इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। यही डस्का इलेक्शन पर 3 दिन में समरी ट्रायल करके इन्हीं वीडियोज़ की बुनियाद पर और इन्हीं बयानात की बुनियाद पर वो री इलेक्शन का हुक्म देता है। और यहाँ पर बयान हल्फी चला गया है, जमील का बयान हल्फी चला गया है जो MNA हैं जमील खान NA 237 से, जो वो वीडियो का गवाह है। उसने कहा है कि इन्होंने वोट खरीदने की कोशिश की है, हमें पैसे ऑफर करवाए हैं, इन्होंने ये सारा कुछ किया है और मैं इस वीडियो की सदाकत की भी गवाही देता हूं और मुझे जब इलेक्शन कमीशन बुलाएगा मैं गवाह बतौर गवाह पेश हूँगा। अब्दुल सलाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MP है खैबर पख्तूनख्वा से, उसने कहा है कि अब्बास अफरीदी जो सेनेटर कानून लीग का उम्मीदवार था उसके बिहाफ पर आदिल शाह नामी एक शख्स, एक अहमद कुंडी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रहनुमा है KPK से, उन लोगों ने रब्ता किया। वो जाके व्हाट्सएप चैट सारा कुछ ओरिजिनल देख के आए हैं। 2 बड़े गवाह आज पेश हुए हैं, वीडियोस उनके पास हैं, पूरी दुनिया ने देखा है, उसके बावजूद ये इनकी ये हालत है। तो फिर इंसान क्या इनके बारे में क्या कह सकता है सिवाय इसके कि इन्होंने मरीम नवाज़ी की हद कर दी है। अब मामला ये है
कि इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने लीगल टीम को यह कहा है कि जो हो सकता है करें, लेकिन इनका चेहरा बेनकाब करें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 16 मार्च के लिए जब रिकॉर्ड तलब किया है कि आपने किन बुनियादों पर कलअदम करार दिया, हमें भी तो कोई बताएं। उसमें एक तो खबर ये जो चलाई जा रही है कि उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है, हुक्म इम्तनाई की मुस्तरद नहीं हुई, हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त को भी पेंडिंग रखा गया है कि 16 मार्च को रिकॉर्ड देखकर उसके ऊपर फैसला किया जाएगा। मुस्तरद से ये मुराद होता है कि वो खारिज कर दी जाए। जब ये कहा जाता है कि हम ये भी 16 मार्च को सुनेंगे तो उसको मुस्तरद नहीं कहते। पता नहीं, एक तो बदकिस्मती ये है कि जिनको अलिफ बे का भी नहीं पता कानून का, वो भी बैठकर रिपोर्टर बन जाता है और वो भी बैठकर मीडिया पर गलत लोगों को और मिसगाइड करता है। और मैंने 3-4 चैनल्स पर देखे, वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त हुक्म इम्तनाई की मुस्तरद हो गई। अब जब ये कहा जा रहा है कि आपकी हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त भी और अपील भी हम सुनेंगे मंगल वाले दिन 16 मार्च को, तो फिर मुस्तरद कैसे, जो मुस्तरद हो जाती है उसको फिर 4 दिन के बाद दोबारा सुना जाता है। पता नहीं क्या लॉजिक है इन लोगों की। तो अब जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन को समझ आ गई है कि ये मामला अब ख़राब हो गया है और हम अगर जितनी भी कोशिश करें अब सुप्रीम कोर्ट ये इलेक्शन नहीं होने देगी। जो इनकी हरकतें हैं और जिस तरीके से उन्होंने फैसला दिया है, तो उन्होंने 18 मार्च को जो अनाउंस किया हुआ था डस्का का इलेक्शन, वो 10 अप्रैल पर ले गए हैं और 10 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। उनको पता है कि ये मामला चले अगर सुप्रीम कोर्ट जो भी करती है, लेकिन हम कम से कम अपना टाइम हम देख लें ताकि हमारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना हो। अब 16 मार्च को मैच पड़ेगा जब सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये सारे दस्तावेज़ात देंगे और सारी चीज़ें देंगे। अब देखते हैं इन सारे मामलात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या रास्ता इख्तियार करती है। कल का दिन बहुत अहम है क्योंकि परसों सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन है। अब इन सारे मामलात पर जो भी डिटेल्स होंगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।